गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज में तुगलक वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। यह तुगलक वंश के इतिहास का दूसरा वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास को, जो कि तुगलक वंश के दूसरे शासक हैं और इन्होंने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में भवन गिरने की वजह से, और इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और ये दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है मलिक फ़खरुद्दीन। इन्हें जूना खां भी कहा जाता है। जूना खां की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक ने ही दी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म मुल्तान में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विद्वान था, सबसे ज़्यादा विद्वान शासक थे, तथा ये भाषा के ज्ञाता थे, फारसी और अरबी भाषा के ज्ञाता थे, तथा विज्ञान के विभिन्न विद्या जैसे खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि विषयों में पारंगत थे। साथ ही एक अच्छे कवि भी थे, अच्छे लेखक भी थे और गायन विद्या में भी निपुण थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंसाए महरू है। देखो, इन्होंने कई एक नीतियाँ चलाई, कई एक योजना बनाई जो कि जन कल्याणकारी थे, जनता के लिए थे, लेकिन इनके कुछ कारणों की वजह से ये सारी योजनाएं इनके असफल होती थी। तो इनके असफल योजनाओं की वजह से इन्हें वाइज फुल किंग भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इनके शासनकाल में मोरक्को के मूल निवासी इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी मतलब उस वक्त न्यायाधीश का पद होता है। इब्न बतूता ने भारत भ्रमण किया था और अपनी एक पुस्तक लिखी किताबुल रिहला, जिसमें इन्होंने अपने भारत भ्रमण का वर्णन किया। इस पुस्तक के माध्यम से इब्न बतूता ने यह बताया कि तुगलक वंश के अंतर्गत उस वक्त 23 प्रांत थे। कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर उस वक्त संपूर्ण भारत पर तुगलकों का नियंत्रण था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था। देखो, तुगलक वंश के कार्यकाल में दिल्ली सल्तनत सर्वाधिक विस्तृत था और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी तुगलक वंश के कार्यकाल में ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक धर्म निरपेक्ष राज की स्थापना की तथा उल्लेमा वर्ग के वर्चस्व को पूर्णतः समाप्त किया। उल्लेमा वर्ग, जिनका डायरेक्ट हस्तक्षेप होता था धार्मिक कार्यों में, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, इनके पिता थे गयासुद्दीन तुगलक, और जिन्होंने एक हिंदू जाट कन्या से विवाह किया था, यानी इनकी माता हिंदू थी। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक सभी धर्मों का सम्मान किया करता था और इन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना की। इनके दरबार में जीन प्रभा सूरी और राजशेखर जैसे प्रमुख विद्वान थे, तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि हिंदुओं के मुख्य त्यौहार जैसे होली और दशहरा में भाग लिया करता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे ऐसे शासकों में याद किया जाता है जिसने कई साहसपूर्ण प्रयोग किए, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके सारे प्रयोग, जो भी योजना और अभियान थे, वो असफल हुए। नतीजा ये हुआ, जनता हर बार इनकी योजनाओं से तकलीफ सहन करती है, और जिस कारण जनता मोहम्मद बिन तुगलक को उस वक्त इतिहास में पागल, सनकी, रक्त पिपासु आदि नामों से बुलाया करती थी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में लोग पागल, सनकी और रक्त पिपासु आदि नामों से बुलाया करते थे। तो देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ योजनाओं अभियान को, जैसे दोआब में राजस्व विधि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराची अभियान। तो देखते हैं बारी बारी से सबको। देखेंगे दोआब में कर वृद्धि को, राजस्व वृद्धि को। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में अधिकांश सुधार किए, अधिकांश कृषि सुधार किए, परंतु इसके कार्यकाल में अकाल पड़ता है, वो भी 6 वर्षों का लंबा अकाल का दौर चलता है, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक के सभी सुधार बेअसर हो जाते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वृद्धि कर दी थी, 50% टैक्स कर दिया था टोटल। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में टैक्सेशन थे 1/10, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे बढ़ा के 1/2 कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। और अकाल का दौर था, जनता लगातार परेशान हो रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसके लिए अकाल संहिता बनाई तथा कृषि कार्य का अलग बही खाता तैयार किया। यहीं से अकाल नीति प्रारंभ हुई। अब देखो, इसने ब्यौरा बनाई कि इसके क्षेत्र में कितनी उपजाऊ ज़मीन है और कितनी बंजर ज़मीन है।
इसका बही खाता तैयार किया, डिटेल निकाला। साथ ही जो कृषि में जो होने वाले खर्च हैं या फ़ायदे हैं उसका रिकॉर्ड अलग रखा, उसका बही खाता अलग तैयार किया। और क्या किया इसने अगला कार्य, इसने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की जो कि उस वक्त का कृषि विभाग था। इसका क्या था, कृषि में विस्तार करना तथा दोआब क्षेत्र में कृषि में सुधार करना। अब देखो, जो बंजर ज़मीन है इसे उपजाऊ बनाना, कृषि का विस्तार करना तथा उपजाऊ क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन कितना कर सकते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा सकते हैं, उस पर जोर दिया। इसने सस्यावर्तन प्रणाली तथा नकदी फसल उगाने पर बल दिया। सस्यावर्तन प्रणाली मतलब होता है मौसम के अनुरूप फसल उगाना। इसने कृषि क्षेत्रों को विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया तथा प्रत्येक प्रखंडों में एक अधिकारी होता था जो कि किसानों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ऋण देकर अच्छी फसल उगाने के लिए प्रेरित करता था। टैक्सेशन तो थी 50%, लगभग उस वक्त 70 लाख टन का टैक्स बांटे गए थे, यानी 70 लाख उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि अनुभव की कमी होना, इसके अधिकारी में अनुभव की कमी होना तथा भ्रष्टाचार, ये दोनों के कारण इसकी ये नीति बेअसर हो गई। अनुभव की कमी के कारण जो भी इन्होंने ऋण बांटे थे उसका नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादातर। और भ्रष्टाचार का मतलब जो अधिकारी थे अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने लगे, जनता को मारा पीटा जाने लगा टैक्स वसूलने की वजह से, कर वसूलने की वजह से। और अकाल का तो दौर था ही, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी ये जो नीति थी इसके कारण जनता बहुत ज़्यादा परेशान हुई और इस नीति को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थगित कर दिया। राजधानी परिवर्तन देखो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। देवगिरी जो कि आप देखो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में देवगिरी का क्षेत्र पड़ता है। और देवगिरी जो था, देखो प्रथम जो दक्षिण भारत अभियान था खिलजियों के कार्यकाल में शुरू हुआ था। और हमने पढ़ाया था कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में जो देवगिरी था उन लोग का सैन्य ठिकाना था, सैन्य बंकर था, जिसके माध्यम से वो दक्षिण भारत पे अपना नियंत्रण बना कर रखता था। तो सुल्तान ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। यहाँ पर इतिहासकारों का अपना अपना मत है। जैसे एक विदेशी इतिहासकार है गॉर्डन ब्राउन, उन्होंने कहा कि मंगोल लगभग सिंध के क्षेत्र तक पहुँच चुके थे, इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर ली। वहीं पर सबसे मान्य जो भी मत है बर्नी का, इतिहासकार बर्नी है, उन्होंने बताया कि सुल्तान देवगिरी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था, जिसके माध्यम से वह दक्षिण भारत पे अपनी नियंत्रण मजबूत करना चाहता था। देवगिरी का दूसरा नाम दौलताबाद है, ये तो मैंने देखा था, पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो वो अपने दक्षिण भारत पर अपनी नियंत्रण मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी देवगिरी को स्थानांतरित की। सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद तक नई सड़क बनवाई तथा जगह जगह पर सराय का निर्माण करवाया। देखो, इसने एक फरमान जारी कर दिया दिल्ली खाली करने का। ये तो राजधानी स्थानांतरित कर ली, यानी अपने रिकॉर्ड के साथ, अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली से देवगिरी जा सकता था, दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित कर ली। लेकिन इसने फरमान जारी कर दिया कि दिल्ली की जनता भी उसके साथ जाएगी, जो कि जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी था। जो वृद्ध लोग थे उन्हें मार दिया गया, जो अपाहिज थे उन्हें ज़बरदस्ती जानवरों के साथ बांधकर घसीटा गया। तो इससे जनता के में मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति लगातार जो रोष की भावना थी वो बढ़ने लगी। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर थी, गर्मी का समय था, सुल्तान को तो 40 दिन लगे थे, जो कि इसकी पूरी सवारी थी। और उस वक्त जनता लगभग पैदल यात्रा किया करती थी, तो जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। लेकिन 1335 ईस्वी में पुनः इसने अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर ली। क्या होता भैया, तो उस वक्त प्लेग फैल जाता है। अब यह दिल्ली से जनता को लेकर पहुंच गया देवगिरी में, आबादी बढ़ गई, देवगिरी की आबादी बढ़ गई। अब प्लेग को फैलने के लिए आबादी चाहिए, नतीजा हुआ उल्टे पांव सुल्तान को वापस आना पड़ा। जनता फिर से परेशान हुई। यहीं पर जनता ने मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु आदि नामों से संबोधित करने लगे। इस योजना का लाभ हुआ, उत्तर भारत की संस्कृति दक्षिण भारत तक फैली। बहुत से सूफी संत समन्वित संस्कृति में योगदान दिया, यानी इस्लाम का प्रचार दक्षिण भारत तक पहुंच गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसे प्रतीक मुद्रा भी कहते हैं और इसे ही टोकन मुद्रा भी कहते हैं।
याद रखिएगा। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ। इसे सिक्के का राजकुमार कहा था एडवर्ड टॉमस ने। इसने सोने का सिक्का चलाया जिसे दिनार कहते हैं, वो 200 ग्रेन का था। चांदी का सिक्का चलाया जिसे अदली कहते हैं, वो 167 ग्रेन का था। लेकिन 14वीं शताब्दी में चांदी और सोने की कमी होगी पूरे विश्व में, और ऐसे बहुमूल्य धातुओं को बचाने के लिए इसने कांसे का सिक्का चलाया। कांसे का सिक्का चलाया और जो कि सोने के और चांदी के बराबर थी, सोना और चांदी के बराबर थी। इसे ही सांकेतिक मुद्रा कहा गया। लेकिन देखो, इसकी ये योजना थी वो पूर्व मतलब कोई अच्छी निगरानी तंत्र नहीं होने की वजह से बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई और ये योजना उसकी असफल हो गई। यानी कि जो मार्केट इसमें जो सिक्के चलाए थे बाजार में, इसमें कोई कठिन मतलब सरकारी प्रतीक नहीं थी या कोई कठिन इसकी डिज़ाइन नहीं थी, जिस कारण इसके जाली सिक्के बनने लगे, जिस कारण जो मार्केट पर इसका जो नियंत्रण था वो अनबैलेंस हो गया, जिस कारण इसे अपनी ये योजनाएं बंद करने लगी। लेकिन यहाँ पर इसे जो सांकेतिक मुद्रा चलाने की जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी, देखो, चीन के कुबलई खान ने प्रतीक मुद्रा का सफल परीक्षण किया था, ये बात ये जानता था, तथा ईरानी शासकों ने भी कागजी मुद्रा का प्रयोग किया था। इस कारण इसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का फैसला किया। लेकिन ये योजना इसकी असफल हुई, जिस कारण इसने कांसे को सिक्के को जो चलाए थे उसे वापस लेकर बदले में चांदी के सिक्के से उसे बदल दिया, जिससे पुनः सुल्तान को नुकसान होता है। यहाँ पर बर्नी इतिहासकार का कहना है कि सुल्तान विदेशी राज्यों को जीतना चाहता था, जिसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी, और सुल्तान जो था अपनी उदारता और अपव्ययता के कारण उसने सारे अपने जो खजाने थे उसे खाली कर दिया, अतः इसे सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ती है। तो ये बर्नी इतिहासकार थे, उनका ये मत था। अब देखो खुरासान अभियान को। इस अभियान में सुल्तान ने 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया और 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। यह गलत किया इसने। लेकिन होता क्या, यहाँ पर खुरासान में राजनीतिक परिस्थितियाँ जो थी वो बदल गई, दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया। नतीजा क्या हुआ कि सुल्तान का खुरासान अभियान जो था उसे रद्द करना पड़ा। अब सैलरी बांट दी, अब सैलरी वापस थोड़ी मिलने वाली। सैनिकों ने अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे खर्च कर दिया। बाद में सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया, जिस कारण सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। कराची अभियान, इस अभियान का जो उद्देश्य था, कुमायूं क्षेत्र जो कि हिमालय का क्षेत्र है, ठंडी जगह है, यहाँ पर छोटे छोटे हिंदू शासकों को सल्तनत में मिलाना था। साथ ही ये जो तुगलक वंश के ये जो क्षेत्र था, तुगलक वंश के विरोधियों का गढ़ बना हुआ था, शरण स्थली बना हुआ था, जिस कारण इसे कराची अभियान करना पड़ता है। खुसरो मलिक जो उसके सेनापति थे, उसके नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई। प्रारंभिक विजय के बाद, प्रारंभ में विजय मिली, उसके बाद तुगलक की सेना तिब्बत की ओर बढ़ी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वहाँ पर तुगलक की सेना रास्ता भटक गई और स्थानीय आक्रमणकारियों के ने मिलकर पूरे संपूर्ण सेना का दमन कर दिया। यहाँ पर 10,000 की सेना में केवल 10 लोग वापस आए अपने इतिहास को बताने के लिए। अब देखो नेक्स्ट, पतन और विघटन का कारण क्या था। आंतरिक विद्रोह में देख लो तो 1326 ईस्वी में बाहरी आक्रमण होता है। तरमासरीन के नेतृत्व में मंगोलों का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। झेलम नदी के निकट युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को जीत प्राप्त होती है, ये जीतते हैं तथा मंगोलों को वापस खदेड़ते हुए कालानौर से लेकर पेशावर तक इसने अपना अधिकार कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि बाद में पेशावर से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना वापस बुला ली। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था बहाउद्दीन गुरसब, जो कि सागर क्षेत्र का सूबेदार था, इसने विद्रोह किया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे शांति से इस विद्रोह का दमन कर दिया। 1328 ईस्वी में किसलू खान ने सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में अपना विद्रोह किया। देखो ये सभी जो विद्रोह थे, इन विद्रोह का दमन आसानी से सुल्तान ने कर दिया। जैसे 1335 ईस्वी में सैयद जलालुद्दीन हसन शाह ने मालाबार क्षेत्र में विद्रोह किया। 1338 ईस्वी में कड़ा क्षेत्र के सूबेदार ने विद्रोह किया। 1339 ईस्वी में बीदर के सूबेदार नुसरत खान ने विद्रोह किया। 1340 ईस्वी में गुलबर्गा के आली शाह ने विद्रोह किया। लेकिन इन सभी विद्रोह का दमन सुल्तान ने आसानी से कर दिया। 1341 ईस्वी में बंगाल के शासक शमसुद्दीन ने विद्रोह किया। हालांकि यह सफल था, बंगाल स्वतंत्र हो जाता है और तुगलकों के लिए यह बहुत बड़ी अपमान की बात होती है। बंगाल उस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का ने विजयनगर को स्वतंत्र कराया।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। तो ये सभी राज्य तुगलक वंश से स्वतंत्र हुए। देखो उस वक्त ये अफवाह फैला दी गई थी कि बीमारी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, जिस कारण ये सभी राज्य खुद को स्वतंत्र करने लगे, विद्रोह करने लगे और खुद को धीरे धीरे स्वतंत्र करने लगे। हालांकि सुल्तान बाद में खुद आता है युद्ध में, बहुत से विद्रोह का दमन भी करता है, पर कुछ राज्य जैसे बंगाल हो गए, विजयनगर, बहमनी, ये सब क्षेत्र खुद को तुगलक वंश से स्वतंत्र कर लेते हैं। मतलब अस्थिर राजनीतिक का फायदा उठाकर ये सभी राज्य खुद को स्वतंत्र करने लगते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अवध, हिमाचल क्षेत्र में नागरकोट क्षेत्र में, सिंध और गुजरात क्षेत्र में विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन करता है। जब यह गुजरात के विद्रोह का दमन कर रहा होता, गुजरात में विद्रोहियों का दमन कर रहा था, उस वक्त वहाँ के शासक जो होते हैं तरगी, इनका पीछा करते हुए यह सिंध की ओर बढ़ता है तथा मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल क्षेत्र में पहुँच के वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और यहीं पर सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1351 ईस्वी में। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। यहाँ पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, अंततः सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल यानी तुगलक वंश के जो जानकारी है उसका महत्वपूर्ण स्रोत है तारीख फिरोज शाही, जिसे लिखा था जहाउद्दीन बर्नी ने, और किताबुल रहला, जिसे लिखा है इब्न बतूता ने। इससे तुगलक वंश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह तथा बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर यह जाता है। देखो यहाँ पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, यह चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत थे। मोहम्मद गौरी के कार्यकाल में ये भारत आते हैं। इनका शिष्य होते हैं बाबा फरीद और बाबा फरीद के शिष्य होते हैं निजामुद्दीन औलिया। अब देखो पहले वीडियो में हमने बताया था तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। इनका पुत्र होता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो जब ये बंगाल अभियान पर होते हैं तो उस वक्त इन्हें सूचना मिलती है कि आपका जो पुत्र है वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है, और गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, कटुतापूर्ण संबंध थे। मोहम्मद बिन तुगलक ये चिश्ती संत थे और इन्हीं के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके दरगाह पर जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगर बसाया था जहाँपनाह नगर और आदिलाबाद का किला, और इंसाए महरू मोहम्मद बिन तुगलक ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई हैं रज्जब, और रज्जब का पुत्र है फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश के अगले शासक बनते हैं। इनका जन्म होता है 1309 ईस्वी में और यह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब के पुत्र थे। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 22 मार्च 1351 ईस्वी को होता है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिरोज शाह तुगलक के इतिहास को पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।